हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम दो अहम तरीन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट मोइन अख्तर के हवाले से। उनकी वफ़ात के 13 साल बाद ऑक्सफोर्ड प्रेस ने उनकी किताब शाया की है, मोइन अख्तर वन मैन शो। इस किताब में बहुत सारे वाक़यात हैं, मुख्तलिफ आर्टिस्टों के खाके हैं, सियासतदानों के साथ उनके रवाबत है। लेकिन इस किताब में अगर आप पढ़ें तो पता लगता है सेंसरशिप के जो टूल्स हैं वो पहले भी मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत वाक़यात हैं, वाक़यात आपको सुनाएंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मानसहरा में जो एक खातून और एक 6 साला बच्ची जिसका कत्ल हुआ था, मानसहरा पुलिस ने उसके तमाम कातलों को पकड़ लिया है। वो क्या डेवलपमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मोइन अख्तर के बारे में बात करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं? आसिफ, नाजरीन की दिलचस्पी के लिए मैं अक्सर ये हमारे बुक स्टोर्स हैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। तो इस दफ़ा मैंने जिस तरह कि आपको शेयर भी किया कि मैं गया तो मोइन अख्तर साहब की किताब वहाँ पर पढ़ी थी और ऑक्सफोर्ड प्रेस लिखा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो ऑक्सफोर्ड वालों ने शाया की है, तो बड़ी दिलचस्प होगी। तो मैंने वो फौरी ले ली। तो वाक़यात क्या है, मेरे ख्याल में पहले उधर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट ये होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस किताब का एक वाक़या जो जनज़ाउल हक़ के इनके मोइन अख्तर के साथ जो इनका वाक़यात रूनुमा हुए वो आप सुनाएं और फिर आगे बढ़ते हैं। एजाज, ये कहते हुए भी कि वो पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्ट थे, ये थोड़ी सी ज़्यादती, लेकिन क्योंकि वो दुनिया के जाने माने आर्टिस्ट थे और उन जैसा लेजेंडरी जो एक क्या कहेंगे कॉमेडियन जो था, वो मेरा नहीं ख्याल कि शायद मोइन अख्तर तो एक ही थे। तो खैर जिन लोगों ने भी उनको देखा है, कभी किसी ने अगर जवानी में देखा है, किसी ने बचपन में देखा है या किसी ने बुढ़ापे में, वो सब लोग महजूज़ होते थे उनसे। तो हम तो अपने स्कूल के ज़माने में जो है वो बड़े महजूज़ होते थे। और मुझे याद है कि 50-50 उनका एक जो प्रोग्राम था उसको बड़ी पजीराई थी और आज भी उसके जो व्यूज़ हैं आप देखें तो वो बड़े ज़्यादा हैं और मोइन अख्तर आज भी हमारे दरमियान मौजूद है। आसिफ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लूज टॉक हो गया, 50-50 हो गया। आज भी यानी कि जो नई जनरेशन है जो जिन्होंने इन्हें ज़िंदगी में नहीं देखा वो भी मोइन अख्तर को जानती है। लेकिन मैं इसमें आसिफ दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर करूँगा बिफ़ोर कि आप स्टार्ट करें। एक तो आसिफ इनके जो बच्चे नौशीन, तज़ीन, मंसूर, मदीहा और शर्जील, तो इनका बड़ा शुक्रिया कि इन्होंने अपने वालिद की जो तहरीरें थी, इन्होंने हाथ से लिखी हुई तहरीरें थी, उनको संभाला और फिर ऑक्सफोर्ड प्रेस को दिया। फिर उमैर लोधी हैं ऑक्सफोर्ड प्रेस के जो एडिटर हैं इस किताब के, उनको भी और ऑक्सफोर्ड प्रेस को बड़ी मुबारकबाद कि वो किताब ये सामने लेके और तमाम लोग ज़रूर इस किताब को पढ़ें। अब मैं चाहता हूँ कि अगर डायरेक्टली आप वाक़े के ऊपर हाँ, मैं उस वाक़े पे आने से पहले यही बताना चाह रहा हूँ कि मोइन अख्तर जो थे वो जो अपना उन्होंने जनरल ज़िया के साथ अपनी याददाश्तें लिखी हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। और वो इस तरह से हैं कि वो ये बताते हैं कि 77 में जब मार्शल लॉ लगता है तो वो कराची स्टेशन से वाबस्ता थे और वो कह रहे हैं कि मेरे वहाँ पे शो आता था, 7 रंग नाम था प्रोग्राम का। उसमें 7 मुख्तलिफ़ खाके होते थे जिसमें वो 7 मुख्तलिफ़ किरदार निभाया करते थे और बड़ा मज़ा होता था। अपने वक्त का मकबूल ड्रामा था, उनका प्रोग्राम था और बड़ी ही उसकी व्यूअरशिप थी। वो कहते हैं मैं क्योंकि नया नया टीवी पे आना शुरू हुआ था तो मैंने भी अपने दोस्तों को कहना कि ज़रा मुझे देखना, मेरा प्रोग्राम आएगा, फ़लाँ दिन आएगा, ये वो। कहते हैं कि जनरल साहब के आए हुए अभी कुछ टाइम ही गुजरा था कि तकरीबन 2-2.5 माह हुए थे। तो मैं एक दिन अपना शो देख रहा था तो अचानक क्या हुआ कि प्रोग्राम कट हो गया और उसके बाद लिखा हुआ आ गया कि पेशकश कराची टेलीविज़न सेंटर। मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि यार प्रोग्राम क्यों रुक गया है। मैंने कराची स्टेशन फ़ोन किया तो बताया गया जी कि प्रोग्राम जो है वो रुकवा दिया गया है और कोई बड़ा मसला खड़ा हो गया है, लेकिन तफसील नहीं बताएगी। तो कहते हैं मेरी वहाँ जो कराची सेंटर के हमारे जो जीएम थे ज़मान अली ख़ान, उनसे मेरी अच्छी लैक थी। तो मैंने जब बताया गया कि वो घर चले गए हैं तो मैंने घर के नंबर पे उनके कॉल किया। तो मैंने ज़मान अली ख़ान साहब से कहा कि सर वो मेरा शो आध में से कट हो गया है, बीच में से, तो ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा मोइन अख्तर बड़ा मसला हो गया। तो कहते हैं मैंने कहा सर क्या मसला हो गया। तो उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता, बस आप दुआ करें कि खैर हो। तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ, मुझे कुछ अंदाज़ा था कि कोई सेंसरशिप से रिलेटेड शायद कोई इशू है। कहते हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आई।
अगले रोज़ मैं 10 बजे पहुंच गया, और हालांकि सारे लोग बाद में आते थे तो मैं पहुंच गया। तो जब फरहान अली खान साहब आए तो मैंने उनके दफ्तर में उनका मुंतज़िर था, तो मैंने कहा सर वो क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मोइन अख्तर कैसे हैं आप, क्या पियेंगे आप? कहते हैं उनके लहजे का तंज मैं फ़ील कर सकता था। तो मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं पीऊँगा, बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि हुआ क्या? उन्होंने कहा मोइन अख्तर साहब वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था, बड़ा मसला खड़ा हो गया। तो कहते हैं मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे कर्नल सदीक सालिक का फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम रोक दें, मोइन अख्तर ज़िया-उल हक की नकल कर रहे हैं। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी, मोइन अख्तर लिखते हैं कि मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि जनाब बड़ा हाई लेवल का मामला। उन्होंने कहा सेक्रेटरी इत्तलात जनरल मुजीब भी बड़े नाराज़ हैं आपसे, तो आपने ये क्या किया है? मैंने कहा सर बिलीव मी कि मुझे तो कोई याद नहीं है कि मैंने उनकी कॉपी की हो। तो मैंने कहा सर आएँ ज़रा वो दिखाएं तो सही वो स्क्रिप्ट, वो क्या था, मतलब मैं देखना चाहता हूँ जिस पे वो एतराज़ हुआ है। तो कहते हैं हम MCR चले गए। MCR चले गए तो वहाँ वो स्किट लगाया गया। तो जब वो लगाया गया तो कहते हैं मैंने देखा कि मैंने बीच में से मांग निकाली हुई है, और मैंने जो बात की है वो नाक में की है, और जनरल ज़िया नाक में बोलते थे, और ऊपर से मूंछें भी उन्हीं की स्टाइल की लगी हुई थी। तो कहते हैं जब मैंने अपना गेटअप देखा तो मैंने कहा ये तो कोई अंधा भी अगर देखेगा तो कहेगा कि ये जनरल ज़िया की नकल है। तो कहते हैं हालांकि हमारा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो खैर कहते हैं मैं बड़ा अपसेट हुआ, परेशान हुआ कि यार ये तो इंटेंशन नहीं थी, ये तो है। तो वो कहते हैं जब हम वहीं पे थे, अच्छा अब ये क्योंकि बात टीवी में मशहूर हुई, मुझे तो वहाँ पे जो स्टेशन इंचार्ज थे हमारे जनरल मैनेजर, उन्होंने कहा भाई इंक्वायरी हेल्ड हो गई है और देखो अब किस किस की गर्दन इसमें जाती है। कहते हैं मैं बड़ा परेशान था। तो वहाँ हमारे प्रोड्यूसर आ गए, आरफीन साहब। तो आरफीन भी गुफ्तगू में शामिल हुए। तो मैंने उनसे कहा कि यार आरफीन क्या होगा? तो मेरे बहुत फ्रैंक दोस्त थे, कहते हैं प्रोड्यूसर, वो कहते हैं साले तेरी गर्दन जाएगी। कहते हैं पहले तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकली थी, जब उनका ये जुमला सुना तो मेरे तो सर पे क़यामत टूट पड़ी कि यार ये तो मैं ही फिक्स होने जा रहा हूँ, और मैं डरा हुआ भी था कि इतने हाई लेवल पे मामला टेकअप हो गया तो मेरा क्या बनेगा। कहते हैं जब मेरी हालत ख़राब हो गई तो आरफीन जो थे वो फिर मुझे तसल्लियाँ देने लगे, और उन्होंने कहा कि यार तेरे पे अगर कोई बात आई ना तो मैं अपने पे ले लूँगा, तुम जो है ना खातिर जमा रखो। तो खैर कहते हैं उस दौरान ही हमारे राइटर भी आ गए, कमर अली अब्बास साहब। उन्होंने भी कहा यार मैंने तो ज़िया साहब को सोच के तो ये लाइनें नहीं लिखी थी। तो खैर कहते हैं जी अब इंक्वायरी हेल्ड होगी, अब इंक्वायरी हेल्ड हुई, सबके बयानात हुए। अच्छा उसमें इब्तदाई रिपोर्ट ये आई कि मोइन अख्तर ने कुछ इजाफी जुमले बोले हैं जो कमर अब्बास साहब ने नहीं लिखे, ठीक है, जो राइटर ने नहीं लिखे, राइटर ने नहीं लिखे। तो वो मोइन अख्तर ने क्यों बोले हैं, और वो पिंचिंग फिक्रे थे शायद ज़्यादा। तो कहते हैं मैंने स्टेटमेंट दी थी कि आप मेरा कोई खाका उठा के देख लें, मैं अपने स्क्रिप्ट से कुछ आगे पीछे बोलता हूँ, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए मौके की मुनासबत से मैं उसमें कुछ फिलबदी बोलता हूँ। तो यहाँ जो मैंने फिलबदी बोला ये पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन अब बात सारी क्योंकि मेरे ऊपर आ रही थी, तो कहते हैं जो मेरे प्रोड्यूसर थे ना आरफीन, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा जी कि ये फिक्रे इन्होंने मेरी इजाजत से बोला। व्हाट अ कैरेक्टर, आप देखें ना, कैरेक्टर देखें कि माशाल्लाह अपने सबॉर्डिनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीनियर है वो खड़ा हो गया। व्हाट अ कैरेक्टर। उन्होंने मतलब अपने ऊपर ले लिया आरफीन ने। उन्होंने कहा जी ये मेरी अप्रूवल से इन्होंने फिक्रे कहे थे और हमारी कोई बैड इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन ये मोइन अख्तर की गलती नहीं है, अगर ये गलती है तो ये मेरी गलती है। हालांकि ये मोइन अख्तर ने उनसे पूछ के नहीं बोले थे, लेकिन एक एजाज़ एक वर्किंग रिलेशनशिप था उन लोगों के दरमियान ना, कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की वो एक देखें। खैर ये मोइन अख्तर कहते हैं मैं तो बहुत ज़्यादा डरा रहा इन सारे दिनों में, क्योंकि नई नई फौजी हुकूमत आई थी, बड़ा खौफ का समा था। मेरे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो थे वो भी जनरल थे, नाराज़ थे। टीवी में हर बंदा रोज़ कहता था मोइन अख्तर तू तो गया, रेडियो में। और कहते हैं मैं उन्हीं दिनों मुल्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे एक जो थे कोर कमांडर, उनका नाम था जनरल इजाज़। मैं एक तकरीब में गया तो वो मेरी उनसे पहले भी एक दो दफ़ा लैक हो चुकी थी। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उस प्रोग्राम के बाद मैंने जनरल साहब से मिला। मेरे बड़ी कहते हैं कि मेरी बड़ी तारीफ़ करते होते थे। तो मैंने उनसे कहा कि जनरल साहब मैं एक बड़ी मुश्किल में पास की हूँ, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या मसला है? तो मैंने कहा जनरल साहब इस तरह एक स्किट था, तो वो जनरल साहब मेरे से नाराज़ हो गए हैं, तो वो इंक्वायरी हो रही है और इस तरह मैंने। तो उन्होंने मुझे कहा कि बात सुनो, मैं चीफ़ से बात करूँगा। तो चीफ़ बड़ा अच्छा आदमी, यार कोई मसला नहीं है, तो तुम फिक्र ना करो, मैं चीफ़ को राज़ी कर लूँगा, तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन एक बात है, बी केयरफुल इन फ्यूचर।
तो कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे कुछ हौसला हुआ। अच्छा खैर, वो कहते हैं जी कि उसके बाद ना एंड पे ये हुआ, जनरल साहब को भी मैंने कहा, जनरल जाज साहब को जो कोर कमांडर मुल्तान थे, तो उन्होंने शायद जनरल साहब से बात भी की होगी और फिर कुछ उनके आ भी गया होगा इंक्वायरी में कि कोई इतना बड़ा वो नहीं। तो खैर वो हम सबको वार्निंग हो गई, ठीक है। इब्तदाई तौर पे जो लोग मुअत्तल हुए थे हमारे, वो भी बहाल हो गए और हमें वार्निंग दे के मामले को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। तो कहते हैं कि ये वो पहला मामला था जिसमें जनरल ज़िया के उसमें हमारे ऊपर एक वो फिट हुई एक इंक्वायरी आ गई और हम बड़े उसमें रडार पे आ गए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि पीटीवी अवार्ड्स हुए उसके बाद, तो वहाँ पे मेरा भी एक सेगमेंट रखा गया, तो मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। तो इस्लामाबाद में आया और वो शो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मोइन अख्तर आपको पता है कि आज भी अगर आप देखें यूट्यूब पे या पीटीवी पे, तो जो अवार्ड्स की तकरीब में जो सबसे खूबसूरत रंगों का जो ब्लेंड होता था वो मोइन अख्तर का होता था, कि सबके साथ जुगत लगानी, अपने बैक स्टेज जो वाक़यात बयान करने, बैक स्क्रीन वाक़यात बयान करने। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो खुशबू वाले फूल लगाते थे मोइन अख्तर ही लगाते थे पीटीवी अवार्ड्स में। अभी भी आप देख लें कोई पुरानी रिकॉर्डिंग उनकी उठा के, तो वो बयान करते हैं कि वो वहाँ पे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी आए हुए थे, जनरल मुजीब भी आए हुए थे। तो जब इवेंट ख़त्म हुआ तो उसके बाद कोई रिफ़्रेशमेंट थी, तो मैं उनके पास चला गया और मैंने कहा कि जनरल साहब, हमने जो किया था गैर इरादी तौर पे हुआ था वो, लेकिन मैं आपसे और सदर साहब से बड़ा शर्मिंदा हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। तो कहते हैं वो मुस्कुरा दी और उन्होंने मुझे प्लेट दे दी खाने की कि ये लें आप, और यानी कि इस तरह मामला ख़त्म हो गया एक स्माइल के साथ। अच्छा, कहते हैं अब इंक्वायरी तो दाखिले दफ्तर हो गई थी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, तो कोरियन एक कोई ताइफा आ रहा था और उसमें मुझे परफॉर्म करना था, बल्कि मुझे होस्ट करना था, और मेहमान ख़ुसूसी जनरल ज़िया-उल हक़ थे। तो कहते हैं अब जनरल साहब से मेरा इस वाक़े के बाद जो है वो क्योंकि बड़ी नाराज़गी हुई थी इस पे पिछले वाक़े पे, तो कहते हैं मैं अब उनको फेस करने से बड़ा घबरा रहा हूँ। मैं कहूँ कि यार जनरल साहब मुझे क्या कहेंगे कि यार तुमने, और मैं उन्हें क्या कहूँगा कि मैंने ये क्या किया। तो कहते हैं खैर वो मैंने बड़ी तकरीब की तैयारी की और माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत होते थे मोइन अख्तर। और कहते हैं कि जब एंड पे ये था कि सारे फ़नकारों से, सब लोगों से आके जनरल साहब ने, और जो कोरिया के सफ़ीर थे और जो वहाँ से एम्बेसडर कोई आए हुए थे, उन्होंने आके जो है मिनिस्टर कोई वहाँ से आए हुए थे कोरिया के, उन्होंने जो है मुसाफ़ा करना था आर्टिस्टों से। तो कहते हैं क्योंकि मैं होस्ट था, तो मैं एंड पे सबसे आगे खड़ा हुआ था, बाकी आर्टिस्ट आगे थे मेरे से। तो मैंने एंड पे जब मेहमानाने गिरामी को बुलाया स्टेज के ऊपर, तो जनरल साहब आए तो मेरे से हाथ मिलाए बगैर बाकी आर्टिस्टों से हाथ मिलाने, जनरल ज़िया-उल हक़। तो कहते हैं मुझे इतना शौक हुआ कि मैं बैक स्टेज चला गया और मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया आंसुओं के साथ कि यार जनरल ज़िया-उल हक़ मेरे से इतने नाराज़ हैं कि मेरे से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया। कह रहे मुझे बड़ा शौक भी हुआ और मैं अपसेट भी था। तो अब मैं रो रहा हूँ आंसुओं के साथ भी, और मुझे बड़ा एक इस तरह भी कैफियत है। तो इतने में ना सलमान फ़ारूकी जो उस वक्त कल्चर के सेक्रेटरी थे, वो मुझे ढूंढते हुए आए और मेरा हाथ पकड़ा, तू इधर क्या कर रहा है, तुझे जनरल साहब बुला रहे हैं। कहते हैं एकदम आंखें साफ की, और जब स्टेज पे गया तो जनरल साहब के साथ कोरिया के, पाकिस्तान में से जो सफ़ीर थे वो भी खड़े थे। तो वो जनरल साहब को कहते हैं जनरल साहब कि ये बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है ये आपका है, और इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जनरल साहब मेरे से मुसाफा करते हुए मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एसेट है मोइन अख्तर ना, पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का असासा है। तो कहते हैं मुझे हौसला हुआ कि सदर मेरे से अगर नाराज़ थे भी तो वो गिला ख़त्म हो गया। और वो तो कहते हैं उसके बाद ना जनरल साहब से मेरा बड़ा अच्छा तल्लुक़ रहा, बहुत सारे इवेंट्स में मुलाकातें भी हुई। फ़ोन वाला एक वाक़या भी था ना जी, वो भी है। वो कहते हैं अब जनरल साहब से ज़ाहिर है कि वो इस वाक़े के बाद ये वाक़या तो यहाँ ख़त्म हो गया कि जनरल साहब से भी और सेक्रेटरी साहब से भी मेरे मामलात नॉर्मलाइज हो गए। लेकिन हुआ ये कि बहुत सारे इवेंट्स में ना ज़िया साहब से तो वो मुझे हमेशा बड़ा प्रेज़ करते थे और बड़ा लाइक करते थे। तो कहते हैं जी एक दिन ना क्या हुआ कि मैं आधी रात का वक्त था और मैं कुछ ना सोच रहा था, लिख रहा था कुछ चीज़, तो बहुत आखिर से आधी रात का वक्त होगा तो मैं जाग रहा था। अच्छा, कहते हैं मेरे घर पे फ़ोन लगा हुआ था। हुआ ये कि जुनेजो साहब थे ना, जो मोहम्मद खान, उन्हें किसी ने बताया था कि मेरे घर फ़ोन नहीं है, तो उन्होंने जो है ना
मुझे फ़ोन लगवा के दिया था। बड़ा, मेरे इलाके में फ़ोन नहीं था, मैं आम से इलाके में रहता था तो वहाँ फ़ोन नहीं था, तो मेरे घर फ़ोन लगा था उस इलाके में पहला। तो कहते हैं अचानक ना मेरे फ़ोन की घंटी बजती है आधी रात के वक्त ना, तो मैं कहता हूँ जी, तो दूसरी तरफ से पूछा गया कि आप मोइन अख्तर बोल रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं मोइन अख्तर बात कर रहा हूँ। तो कहा गया कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि मैं जनरल ज़ियाउल हक बोल रहा हूँ, मैं जनरल ज़ियाउल हक बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं, मैंने कहा यार मुझे तो पता है कि पहले कोई मिलिट्री सेक्रेटरी, कोई उनका एडीसी, कोई ऑपरेटर, कोई मुझे बताएगा। कहते हैं, मैंने कहा मजाक कर रहे कोई। तो कहते हैं, मैंने कहा कि देखें आप आधी रात को किसी को तंग करना मुनासिब बात नहीं है, आप फ़ोन बंद करें। तो कहते हैं मैंने फ़ोन रख दिया। तो ये क्या कि जनरल ज़ियाउल हक को ये बातें क्या के मुझे तो नहीं पता था कि ये कोई सही कह रहे हैं, मैंने तो समझा जो कह रहा है, मेरे से कभी कॉल आई नहीं थी जनरल ज़ियाउल हक। तो कहते हैं मैंने फ़ोन रख दिया। उसके बाद कोई 5-10 मिनट गुजरे होंगे तो फ़ोन दोबारा बजा। तो मैंने कहा ये वही बंदा है जो मुझे पहले तंग कर रहा है, क्योंकि आधी रात को कभी मेरा फ़ोन बजा नहीं। तो कहते हैं मैंने दोबारा फ़ोन उठाया तो मैं खामोश रहा। तो दूसरी तरफ से कहा गया कि हेलो। तो मैंने कहा हेलो। तो कहा गया कि आप मोइन अख्तर बोल रहे हैं? तो मैंने कहा भाई आपको यकीन नहीं आ रहा कि मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ, पहले भी आपने कॉल की। तो उन्होंने कहा मैं प्रेसिडेंसी से बात कर रहा हूँ और सदर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। कहते जब उन्होंने ये कहा तो मुझे लगा कि इसका मतलब है पिछली कॉल भी सही थी। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये तो पिछली कॉल सही थी शायद। कहते अब मुझे होल्ड कराया गया, 2-4-5 मिनट होल्ड कराया गया। फिर किसी साहब ने हेलो की, उन्होंने कहा मैं फलां साहब बोल रहा हूँ, आपसे जनरल साहब बात करेंगे। तो मैंने कहा जी कराए। उन्होंने कहा होल्ड करें। फिर चंद मिनट होल्ड कराया गया, फिर चंद मिनट होल्ड हुआ। उसके बाद फिर मुझे आवाज़ आई कि हेलो। तो मैंने कहा जी, कहा मैं जनरल ज़िया। उन्होंने कहा सर वो पहले आपने फ़ोन किया था? कहते हैं जी मैंने किया था। कहते सर मैं बहुत माजूद खा हूँ, मैं समझ रहा मुझे कुछ छेड़ रहा है इसलिए मैंने फ़ोन। उन्होंने कहा मैंने ही कॉल की थी तो आपने फ़ोन काट दिया, तो फिर मैंने अपने अमले को कहा कि आप ट्राई करें, मेरे से तो मोइन अख्तर बात नहीं करना चाहते। तो कहते हैं खैर वो उन्होंने मुझे कहा कि एक उनके डेंटल सर्जन थे डॉक्टर साहब के, वो चाइनीज़ थे और जनरल साहब से बड़ा अच्छा उनका तल्लक वास्ता था। तो उन्होंने कहा कि यार वो उन्होंने ना शादी की है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और शादी की है, तो कल ना उनके घर पे एक इवेंट हो रहा है सुबह शाम को, कल शाम को उनके घर एक इवेंट है। तो ये मोइन अख्तर मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ अपने दोस्तों के साथ, तो वो यार बड़ी अच्छी शाम हो जाएगी, वो भी तुम्हें बड़ा लाइक करते हैं। तो मैंने कहा सर हुक्म की तामील होगी। उन्होंने कहा नहीं ये हुक्म नहीं, ये दरख्वास्त है। तो मैंने कहा नहीं मैं लाजमी हाजिर हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि ये चाइनीज़ नेशनल हैं, डेंटल सर्जन हैं, अनुराई उनका नाम था, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार कि अगर आप वहाँ आ जाएं तो मैं ये दरख्वास्त है आपसे। कहते हैं मैंने कहा जी मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। अच्छा, बाद में मोइन अख्तर लिखते हैं कि ये वही डेंटल सर्जन थे जिनको जहाज़ के क्रैश के बाद हादसे पे ले जाया गया और उन्होंने वो जबड़ा शनाख्त किया था जनरल ज़ियाउल हक। तो ये वही डॉक्टर थे। तो कहते हैं वहाँ पे हमने परफॉर्म किया इनके घर, तो जनरल साहब बड़े जो हैं वो खुश हुए। तो कभी कभार उनकी फिर मुझे ना डायरेक्ट कॉल आ जानी। कहते हैं हालांकि जब मैंने फ़ोन काटा ना तो मैंने फ़ोन काटते हुए बंदे को ये भी कहा कि यार मेरा जनरल साहब को से रब्ता रहता है, मैं उन्हें जानता हूँ, उनकी आवाज़ पहचानता हूँ। तो कहते हैं हालांकि फ़ोन पे तो कभी बात नहीं हुई थी उससे पहले, वैसे तो मुलाकात थी लेकिन फ़ोन पे बात नहीं हुई थी। तो उसके बाद मेरा फिर कहते हैं कि फ़ोन पे रब्ता जनरल साहब से हो जाता था। वो मुझे, मतलब मैं तो नहीं लेकिन वो मुझे कॉल कर लिया करते थे। फिर एक दफ़ा कहते हैं मुझे कॉल आई कि जनरल साहब की कि मोइन अख्तर उर्दन के शाह हुसैन आ रहे हैं और गैम्बिया के जो बादशाह हैं ना, ये 2 लोग आ रहे हैं, तो यार मैं चाहता हूँ कि तुम ना एक अच्छी सी परफॉर्मेंस दो ताकि हम इन लोगों को एक अच्छे माहौल के अंदर इनको वो ट्रीट करें। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप आएँ। तो मैंने कहा सर तामील होगी? तो उन्होंने कहा नहीं ये दरख्वास्त है आपसे, दोबारा यही बात। कहते हैं मैं ना हम इस्लामाबाद आए, यहाँ पे काफ़ी सारे दूसरे आर्टिस्ट भी थे। तो कहते हैं मैंने ना बाकी हम सब ने परफॉर्म करना था और एंड पे आके मैंने क्लोजिंग करनी थी। तो कहते हैं जब मैंने भी परफॉर्मेंस दी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, बड़ी दाद भी वसूल हो रही थी, बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला चला। तो बैक स्टेज मुझे टीना सानी जो उसमें शरीक थी, उन्होंने कहा कि मोइन एक काम अगर तुझे कहूँ ये कर तू ही सकता है। तो मैंने कहा आप बताएं। तो उन्होंने कहा यार क्या ही अच्छा हो कि एंड पे इन लोगों के साथ हमारी एक तस्वीर बन जाए।
तो कहते हैं मैंने कहा कुछ सोचता हूँ, कर लूँगा। कहते हैं अब मैं सोचने लग गया कि यार ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि मेहमानाने ग्रामी जो थे उन्होंने स्टेज पे नहीं आना था, और सिक्योरिटी के मसाइल भी होते हैं बहुत सारे, और फिर फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं, मुझे नहीं पता था कि उनका क्या प्रोटोकॉल है, वो आ सकते हैं स्टेज पे, नहीं आ सकते। तो कहते हैं खैर मैंने क्योंकि हामी भर ली थी, प्रोग्राम की क्लोजिंग के लिए जब मैं गया और मैंने अख्तितामी कलिमात कहे, तो मैंने जनरल ज़िया साहब को आंखों के इशारे से कहा स्टेज पे आने के लिए, और वहाँ पे बड़ी वो दाद भी देते हैं जनरल ज़िया को। तो उन्होंने, क्योंकि किताब में लिखा है कि मैं गैर सियासी आदमी और मेरा किसी भी बंदे के सियासी मामलात से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने शख्सी वाक़यात बता रहा हूँ और उनकी शख्सियत को जो मैंने देखा वो बयान कर रहा हूँ। ठीक बात। बाकी लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग, उनकी अमाल बदअमालियों का मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने कहा कि जनरल ज़िया की बड़ी दाद दी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे मर्दम शनास थे कि मेरे उस इशारे को बाम गए और मेहमानों का हाथ पकड़े हुए वो उन्हें स्टेज पे ले आए, और फिर हम सारे आर्टिस्टों के साथ जो तस्वीर है उनकी एक तस्वीर भी बनी। तो जो आखिरी वाक़या एजाज़ मैं आपको बताऊं, जिस पे उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में बड़ा अजीब एक रोल रहा है ज़िया का, कि उनके आने के 2 माह बाद भी उनकी नाराज़गी हो गई थी, और उनके दुनिया से जाने से 2 माह पहले भी मेरी उनसे एक नाराज़गी हो गई। तो कहते हैं वो दूसरी दफ़ा कैसे नाराज़ हुए, वो भी बड़ा दिलचस्प वाक़या। वो कहते हैं कि पिंडी में ना, लिखते हैं अनवर मोइन अख्तर के पिंडी में एक शो होना था, और वो शो था जो ज़िया के बेटे अनवारुल हक हैं, उन्होंने प्राउड पाकिस्तानीज़ के नाम से एक अंजुमन बनाई थी यूथ की। तो उसके बहुत सारे स्किट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी, परफॉर्मेंसेस थी, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें मेहमान ख़ुसूसी थे। तो जनरल ज़िया वहाँ मेहमान ख़ुसूसी आए। कहते हैं अब वो जो मेरे वाला खाका था उसमें क्या था कि अनवर मकसूद जो हैं वो टीवी के नुमाइंदे हैं, और मैं मोइन अख्तर एक सियासतदान बना हुआ हूँ। मैं जो है ना सियासतदान का गेटअप करके, कोई वेस्ट कोट वगैरह पहन के, और इस तरीके से मैं उनके सामने बड़ा बैठा हूँ। तो मैं आता हूँ तो अनवर मकसूद मुझे कहते हैं कि आप मुझे मेरा तारुफ़ कराते हैं ऑडियंस से कि मुल्क के मशहूर सियासतदान हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो वो मुझसे कहते हैं कि कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, आजकल किस जमात में हैं? तो मैंने कहा कि मैं छुट्टी की जमात में। तो उन्होंने कहा छुट्टी की जमात? तो मैंने कहा हाँ, मैं हारन वाली जमात में हूँ। मज़ीद एक्सप्लेन किया, हारन? उन्होंने कहा छुट्टी, हारन, हारन वाली कौन सी जमात है? तो मैंने कहा पी पी पी, हारन की आवाज़ निकाली, पी पी पी। ठीक। तो जब मैंने पी 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 कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनता है इससे, तो कहते हैं मैंने पी 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 कहा तो जो ऑडियंस आई हुई थी वहाँ से जियो भुट्टो के नारे लगने शुरू हो गए। ठीक है, और मेहमान ख़ुसूसी जनरल ज़िया थे, और वहाँ पे बीबी के हक़ में नारे लगने शुरू हो गए। ज़िया उल हक की मौजूदगी में उनके सियासी राइवल्स जो थे, जिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी के नारे, और इतने नारे लगे कि इंतज़ामिया से कंट्रोल नहीं हो रहे थे। आप देखें ना, बैकग्राउंड के भुट्टो को फांसी हो चुकी हुई है, ज़िया उल हक पूरे ताकत में है, और एआरडी की मूवमेंट भी उस वक्त चल चुकी हुई है, ये उस दौरान ये। और आप देखें कि पिंडी की ऑडियंस, पिंडी के लोग फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को, सिर्फ पी 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 करता है वहाँ पे मोइन अख्तर, और नारेबाजी शुरू हो जाती है, और फिर किसी से काबू नहीं होती। तो खैर वो बड़ी मुश्किल से लोगों को बिठाते हैं, जनरल साहब को रवाना कर दिया जाता है। जो भी कहते हैं कि जनरल साहब मेरे से शदीद नाराज़ हुए, उन्होंने मेरे से बराह रास्त जिक्र नहीं किया। कहते हैं एक जस्टिस थे गौस, उन्होंने मुझे कराची में वापस आया, तो हालांकि कहते हैं सुबह अनवारुल हक मेरे पास आए, तो मैं चैरिटी के शोज़ के भी पैसे लेता था, क्योंकि मेरी ये एक्सपीरियंस था कि मैं अपने हाथ से चैरिटी करता था, और हम बाज़ औक़ात जिन चैरिटी शोज़ में जाते हैं उन लोगों तक चीज़ें पहुँचती नहीं है, मेरे ये उनका व्यू है। तो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं पैसे लेता था। तो सुबह 4 बजे अनवारुल हक आए, तो मैंने उनसे कहा यार जनरल साहब नाराज़ तो नहीं हुए? मेरा तो कोई ऐसा मकसद नहीं था। उन्होंने कहा नहीं जनरल साहब नाराज़ नहीं। लेकिन जब मैं कराची गया तो मुझे जस्टिस गौस साहब ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा ओए मोइन अख्तर क्या किया तूने? तो मैंने कहा हजूर आप बताएं। उन्होंने कहा जनरल ज़िया उल हक तेरे से बहुत नाराज़ है। तो मैंने कहा सर खैरियत है? उन्होंने कहा यार आपने वहाँ कोई पिंडी में उनके खिलाफ नारेबाजी करवा दी है, कुछ ऐसा किए। तो जनरल साहब मेरे से नाराज़ है। कहते हैं अब उसके 2 माह बाद उनकी प्लेन क्रैश में जो है ना वो डेथ हो गई। तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब वो वाक़या हुआ तो उसके बाद राब्ता कोई नहीं हुआ। ठीक है, अलबत्ता एक वाक़या और हुआ जिसका उन्होंने जिक्र किया कि मुझे प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा था, वो ड्यू था, पीटीवी ने देना था, अनाउंस था, मुझे इतला भी दे दी गई थी, लेकिन वो तकरीब जो है वो मनसूख कर दी गई जिसमें मुझे प्राइज़ ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा था।
अब ये किसी दबाव के तहत की गई या किसी ने आज खुद कर दी, जनरल साहब नाराज़ ना हो, या क्योंकि वो मूवमेंट। तो एजाज़ देखें उस वक्त का जो सेंसरशिप था जनरल ज़ियाउल हक का, आप देखें कि उसमें भी कैसा कैसा अदब तख्लीक हुआ, हालांकि आर्टिस्टों पे कैसा एक प्रेशर था, लेकिन उस दौर का जो अदब है वो आज भी हम देखते हैं तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। तख्लीक जो है ना मज़ामत में ही होती है। आपने नवाज़ शरीफ का नाम लिया, तो नवाज़ शरीफ के साथ इस किताब में उनकी मुलाकातें भी हैं। कहते हैं 1992 में मैं लाहौर पीसी होटल में ठहरा हुआ था, तो कहते हैं मैं किसी शो के लिए वहाँ पर किसी ड्रामे के लिए आया हुआ था, तो मैं होटल से निकलने लगा तो बाहर जो है काफ़ी सिक्योरिटी तैनात थी, हटो बचो हो रहा था। सिक्योरिटी वाले मुझे देखते थे, वो मुझे सलाम करते थे, इशारा करते थे चले जाएँ। कहते मैं बाहर की तरफ निकल रहा था तो अचानक गाड़ियाँ आके रुकी, तो नवाज़ शरीफ अपने साथियों के साथ आ गए। तो कहते हैं जी नवाज़ शरीफ की नज़र मेरे पे पड़ी, तो कहते हैं मैं भी आगे चला गया। नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं तो कॉलेज के दिनों से ही आपका बड़ा मद्दा हूँ। तो इस तरह से नवाज़ शरीफ से पहली मुलाकात हुई। फिर कहते हैं कि नवाज़ शरीफ से और भी मुलाकातें रहीं और नवाज़ शरीफ बड़ा एहतराम करते थे और बड़ी इज़्ज़त देते थे। साथ ही आगे चल के एक और काम भी, एक और वाक़या भी उन्होंने सुनाया। कहते हैं कि जी मैं एक दफ़ा अमेरिका में था, तो मैंने कनाडा का सफ़र करना था, तो मियाँ साहब ने कहा जी 14 अगस्त की तकरीब में आपने लाजमी आना है। तो मैंने कनाडा वालों को भी डेट दे रखी थी, पैसे एडवांस में वसूल कर रखे थे। तो पाकिस्तान के सफ़ीर जो अमेरिका में, उनका फ़ोन आया कि जी आपने लाजमी आना है। तो मैंने कहा जी मैं तो आगे कमिट कर चुका हूँ और अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो मुझे हर्जाना देना पड़ेगा। तो सफ़ीर साहब ने कहा कि मैं जी उधर बात करता हूँ, इनके कहने पे ही। खैर सफ़ीर साहब ने अरेंज किया, ये खैर इधर आ गए। तो कहते हैं जब 14 अगस्त की जब तकरीब हुई ना, तो शाम को मियाँ साहब नहीं थे, लेकिन इन्हें किसी ने बताया कि नहीं मियाँ साहब के साथ आपने खाना खाना है। कहते हैं जब खाने की टेबल पे गए तो गौस अली शाह बड़े साबिक जो है नून लीग के रहनुमा, अभी बड़े बीमार हैं। दूसरे नसीम हसन शाह जो चीफ़ जस्टिस थे, फिर इलाही बख्श सोमरो जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली के रहे। कहते ये सारे थे और मियाँ साहब भी थे। तो कहते मियाँ साहब आ गए, तो कहते वहाँ पर ना जो नसीम हसन शाह जो चीफ़ जस्टिस थे उस वक्त, तो उन्होंने बड़े लतीफ़े सुनाए। कहते जी हम सारे बड़े इन्जॉय कर रहे थे। अच्छा ये भी बड़ी अहम बात है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठ के लतीफ़े सुना रहे हैं। तो कहते हैं जी उन्होंने लतीफ़े सुनाते सुनाते मुझ पे भी एक फ़िक्रा कस दिया। तो कहते हैं मैं मुस्कुराया और ख़ामोश रहा। तो कहते हैं मियाँ साहब ने मुझे कहा कि मोइन साहब आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहते हैं मैंने मियाँ साहब को कहा मियाँ साहब मैं कोई जवाब दूंगा तो तौहीन अदालत हो जाएगी। तो एक तो ये है। फिर इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ एक और वाक़या भी उन्होंने सुनाया। कहते हैं जी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया, तो कहते हैं जी मेरे लिए बड़ी हटो बचो हुई। तो कहते हैं उन दिनों कहा जाता था कि चौधरी निसार से मेरी बड़ी शक्ल मिलती है। तो मैंने कहा वहाँ पर तकरीब में, मैंने कहा जी मैं समझ रहा था कि मुझे बड़ी इज़्ज़त मिलती है, तो यहाँ तो चौधरी साहब को बड़ी इज़्ज़त मिलती है। तो ये भी काफ़ी। लेकिन इमरान खान, हाँ नहीं एजाज़ एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूँ। जो आपने मियाँ साहब का जिक्र किया ना, तो मैं आपको एक छोटी सी मालूमात, मियाँ साहब का महबूब मशगला जो है ना एक रहा है सारी ज़िंदगी का, कि वो हमेशा जो है ना लतीफ़ों से बड़े महजूज होते हैं, कोई शक ही नहीं। और उनकी महफिल में जो लोग बैठते रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि मियाँ साहब से आपको बहुत अच्छे लतीफ़े सुनने को मिलेंगे और अच्छे लतीफ़े सुनाने वालों को वो अपनी कंपनी में बड़ा पसंद करते हैं। मियाँ साहब लतीफ़े सुनते भी बड़े अच्छे हैं, सुनाते भी हैं, और एक और बात भी है मियाँ साहब खुशगुलू भी बड़े अच्छे हैं, गाते भी बड़े अच्छे हैं, खुशगुलू भी हैं। जी हाँ। अच्छा आप आज के दिनों के वाले से अगर बात करें तो इमरान खान के साथ भी इनके वाक़यात का जिक्र करना बड़ी ज़्यादती होगी। इमरान खान के साथ इन्होंने कहा कि जी शुरू के दिनों में तो मेरी क्रिकेट की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरा जो भी शुरू के दिनों में इमरान खान से जो रब्ता हुआ वो बड़ा प्रोफेशनल था। इमरान खान ने भी कोई फालतू बात नहीं की, मैंने भी कोई फालतू बात नहीं। कहते जब इन्होंने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया ना, तो उस वक्त मेरा इनके साथ मुलाकातें हुई। तो फिर उस वाले से इन्होंने एक वाक़े का जिक्र किया। कहते हैं जी लंदन में एक शो हो रहा था जिसमें फिल्म स्टार रेखा भी थी हिंदुस्तान की, अनवर मकसूद भी थे, साथ ही साथ नईम बुखारी थे और कुछ लोग भी सब थे, कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े नाम जो थे। तो कहते हैं कि सारे जा चुके थे, तो मुझे कहा गया कि मैं एंड पे आऊँ। प्रोग्राम भी थोड़ा सा तब्दील हुआ। तो कहते हैं मैं अनवर मकसूद से पूछा कि मैं जाके कहना चाहता हूँ कि बताएं, मैं कोई ऐसा फ़िक्रा बताएं जो मैं बोलूँ तो सारे आश कर उठें, तो मुझे कोई फ़िक्रा बताएं। तो अनवर मकसूद ने कहा कि साहब यहाँ पर आके कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के लिए आया हूँ, तो तुम यहाँ पर कहो कि मैं रेखा के लिए आया हूँ, क्योंकि रेखा भी वहाँ पे बैठी थी। अब रेखा दो मानी है ना इसके, कि रेखा मतलब किस्मत,
कि सारे पैसे फंड इकट्ठे कर रहे हैं तो किस्मत। तो मोइन अख्तर लिखते हैं, कहते हैं कि जी मैंने उधर जाके कहा कि मैं तो इमरान खान के लिए नहीं, मैं तो रेखा के लिए आया हूँ। तो कहता है सारे बड़े इंजॉय किए। तो खैर आगे चल के एक और भी लिखते हैं, कहते हैं कि जी वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियाँ दादी सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो कहते हैं जी ये मैंने इमरान खान को बुलाया तो इमरान खान साहब ने कहा कि यार मेरी कमर में बड़ी दर्द थी। तो इन्होंने मोइन अख्तर ने कहा जी इमरान खान साहब को कमर में बड़ी दर्द थी, ठीक है। तो जावेद मियाँ दाद ने कहा कि आपका क्या मतलब है। तो मोइन अख्तर कहते हैं मैंने कहा जी आप क्या समझे। तो जावेद मियाँ दाद ने कहा जी आपकी बातों के दो मतलब होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप पहला मतलब लें। कहते सारे लोग हंसने लग पड़े कि व्हाट आई एम सेइंग। तो इसी तरह के बड़े हैं। बर्जस्ती भी थी और मतलब जिस तरह वो खुद लिख रहे हैं ना कि मैं स्क्रिप्ट से भी हट के करता था बात। तो इन्होंने इमरान खान की भी बड़ी तारीफ़ की है कि वो बड़े फिलंथ्रापिस्ट थे, ये काम कर रहे थे। नवाज शरीफ की भी बड़ी तारीफ़ की है। जनरल मुशर्रफ के साथ भी इनकी बड़े जिक्र किया है। जनरल मुशर्रफ का भी जिक्र किया है, ह्यूमन बीइंग इन्होंने लोगों को डिस्क्राइब किया है। डॉक्टर इशरतुल इबाद का जिक्र किया है, मुस्तफ़ा कमाल, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, ये जो MKM के रहनुमा हैं, इनका जिक्र किया है कि ये वहाँ पर नाज़िम थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे कराची के। तो कहते हैं बड़े प्यार से मिलते थे, मैं इन पर तनकीद करता था तो मेरी तनकीद भी बड़ी खंदा पेशानी से सुनते थे। और कहते हैं बड़े कम लोग हैं जो तनकीद सुन लेते हैं, तो ही वॉज़ वन ऑफ दैम। बल्कि इन्होंने एक दफ़ा किसी का फ़ोन किया कि सफाई किसी दोस्त के इर्द गिर्द नहीं थी, कहते हैं इन्होंने फौरी कर दी। फिर बड़ी तारीफ़ इन्होंने की कि कराची को एक नया कराची बनाया है मुस्तफ़ा कमाल ने, पुराने दिनों की बात है। तो खैर ये इनके कुछ खाके, इनकी जो डेथ एनिवर्सरी आ रही है उस पे हम इंशाल्लाह उसके ऊपर हम इस किताब के ऊपर एक तफसील से बात करेंगे। और इनके बेटे मंसूर अख्तर साहब से भी मेरी बात हुई है। हमारी ख्वाहिश होगी कि मंसूर अख्तर साहब को हम इंटरव्यू भी करें। और इनके सब बहन भाइयों का भी बहुत शुक्रिया। और अगेन मैं वंस अगेन ऑक्सफोर्ड प्रेस का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी किताब शाया की है। तमाम दोस्तों से ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर ये किताब लेकर पढ़ें और इन्जॉय करेंगे आप। तो मेरे ख्याल में एजाज सेकंड स्टोरी की तरफ आप आ जाएं। मेरा ख्याल है मानसेरा वाली जो थी, कल हमने जो बताया था कि वो एक 6 माह की बच्ची भी कत्ल हुई है। तो एजाज क्या इसके मुजरिम कैसे पकड़े गए हैं? आसिफ राइटली आपने पॉइंट आउट किया। कल हमने इस हवाले से बात की थी। तो तसद्दुक हमारे भाई हैं। तसद्दुक आपको पता है कि एबटाबाद से, हरीपुर से हमें हिल टॉक्स चलाते हैं। अवान साहब बड़े शहजादे, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। और हिल टॉक्स, जी हाँ, हिल टॉक्स वो चलाते हैं। तमाम लोगों से ये भी गुजारिश है कि हिल टॉक्स भी ज़रूर देखें। उस रीजन का, KPK का, हज़ारा का बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी कवरेज वो कर रहे होते हैं। हमारे भाई भी हैं। तो तसद्दुक भाई ने आज मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने तो हज़ारा के बारे में कह दिया है कि हज़ारा में इस तरह की बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं, हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े समझदार हैं। फिर उन्होंने बताया कि रेशम जहांगीर साहिबा हैं SP, वो इस पर काम कर रही थी। नौजवान अफसर हैं, वहाँ पर तैनात हैं, बड़ी डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया। तो हमने उनसे बात की है। तो रेशम जहांगीर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वाक़या बताएं कि कैसे हुआ, आप तक कैसे पहुँचा और फिर कैसे आपने इस सारे वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को पकड़ा। जी, मेरा नाम रेशम जहांगीर है और मैं इस वक्त SP सिटी मानसेरा के तौर पर सर्व कर रही हूँ। 4 अप्रैल की शाम 4 बजे थाना सदर की हदूद जाबा से एक खातून नसरीन बीबी ने थाने में आकर ये रिपोर्ट की कि मेरा बेटा जो है वो सऊदी अरब में मुलाजमत पर है और आज जुम्मे के वक्त कुछ अफराद उसके घर में घुसे हैं और उन्होंने उसकी 22 साला बहू और 16 माह की मासूम बच्ची को बड़ी बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तो RPO साहब हज़ारा जनाब नासिर महमूद सती साहब की तरफ से राइट अवे इस पे सख्ती से नोटिस लिया गया और DPO साहब जनाब शफीउल्लाह गंडापुर साहब की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसमें स्पेशल टास्किंग थी कि हमने विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करना है। जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तो JIT की ये जैसे ही बनी है उसके बाद फिर हमने इंसिडेंट के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अगले चंद घंटों के अंदर 6 जो इसमें नॉमिनेटेड मुल्ज़िमान थे विद ये जो उनके रोल्स डिफाइन हुए थे अकॉर्डिंगली हमने उनको अरेस्ट भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ऑफ नाउ हम तमाम मुल्ज़िमान, वो जिन्होंने रैकी की थी, वो जिन्होंने प्लानिंग की थी, वो जिन्होंने मासूम बच्ची और उस मासूम खातून को बेदर्दी से कत्ल किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन सब को हम अरेस्ट कर चुके हैं
और अभी वो अदालत के सामने पेश होंगे और अपने इस सफाक जुर्म का हवाले से ज़रूर वो कानून को जवाब देंगे। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तो बहैसियत पुलिस अफसर हमारी ज़िम्मेदारी है कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है हम राइट अवे उसकी FIR रजिस्टर करते हैं और जो मुल्ज़िमान हैं उनको अरेस्ट के लिए एफ़र्ट्स करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट इस वजह से भी ज़्यादा हिनस था कि उसमें एक 16 माह की बच्ची के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया था। माशरती के हवाले से भी अगर हम देखें तो जो मोटिव इसमें सामने आया वो ऑनर किलिंग थी और जब बहैसियत पाकिस्तान का शहरी जब आप सोसाइटी में इस तरह का कोई इंसिडेंट देखते हैं तो ज़रूर आपका ये ज़मीर भी इसके ऊपर सवाल करता है। और बहैसियत पुलिस ऑफिसर मेरी ये कोशिश थी कि हम इसमें पुलिस की तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकती है राइट अवे हम उसको अरेस्ट को इंश्योर करें। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान भी अरेस्ट किए हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी भी फरसूदा रस्म या किसी फरसूदा ख्याल की वजह से कानून को हाथ में लेते हुए किसी मासूम जान के ऊपर किसी किस्म का हमला करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरा पुलिस ने बड़े तेज़ी से ये इंसिडेंट ट्रेस भी किया है और बंदे भी अरेस्ट किए हैं और आइंदा भी अगर किसी की ये जुर्रत हुई कि वो कानून को हाथ में लेगा तो मानसेरा पुलिस का हर जवान हर अफसर उसके सामने खड़ा भी होगा, उसको इंसाफ के कटहरे में भी लाएगा। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। तो रेशम साहिबा का बहुत शुक्रिया, मानसेरा पुलिस का बहुत शुक्रिया और इनकी सोसाइटी का शुक्रिया कि इन्होंने अपने वहाँ पर कार्रवाई की। और आप देखें कि हम इज़्ज़त के नाम पर ऑनर किलिंग के केस का जिक्र उधर कर रहे थे। इस्लामाबाद में भी एक भाई ने बहन को कत्ल कर दिया है इज़्ज़त के नाम पर और वो गिरफ़्तार हो गया है। बड़ा बदकिस्मत है जिसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि जी मेरी बहन 3 दफ़ा तलाक ले चुकी थी और उसके पता नहीं क्या मामलात थे, तो ये इल्ज़ाम लगाकर एक जान ले ली। बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। तो आसिफ मेरे ख्याल में यही है जी, आज तो यही था। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।